हेलो एवरीवन, मैं सुमित विश्वकर्मा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक वीडियो डाला था जो कि फैराडेज लॉस की डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर था। तो उसी पे आज हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो फैराडे लॉ जो बोलता है, फैराडे लॉ के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होता है। तो ई जो है डी साई बाई डी टी के बराबर होता है। अच्छा, हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई इज इक्वल टू डी फाइव और डी टी होता है, लेकिन ये सही नहीं है। उस केस में नंबर ऑफ टर्न्स वन रहता है, लेकिन हमें जो याद रखना है, हमको यही याद रखना है कि डी साई बाई डी टी ही होता है। और क्योंकि साई जो फ्लक्स लिंकेज है नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो इस कारण से अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स वन रख दूँ तो डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। तो ये तो फैराडे लॉ का इक्वेशन हो गया। अच्छा, यदि इस इक्वेशन से हमें ये दिख रहा है कि यदि मैं इस फ्लक्स के चेंज को अगर मैं इंक्रीज़ करते जाऊं तो क्या ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज़ होगा? तो आंसर है यस, ज़रूर इंक्रीज़ होगा। कि जैसा जैसा मेरा अगर फ्लक्स का चेंज अगर मैं कॉइल्स के इर्द गिर्द मैं बढ़ा दूंगा, उतना ही तेज़ी से मुझे वोल्टेज भी मिलने वाला है। और जो कि सही बात है, आप मेरे उस डेमोन्स्ट्रेशन से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये मेरा जो चेंज का पैरामीटर है वो हमारे ईएमएफ के इक्वेशंस में जो अक्सर हम पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर को हो या वो डीसी मशीन का हो या सिंक्रोनस मशीन का हो, तो क्या ये मुझे वो चेंज का पैरामीटर दिखता है? तो आंसर है यस, वो ज़रूर दिखता है और दिखना भी चाहिए, क्योंकि फैराडे लॉ ही ये बोल रहे हैं हमको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होता है। तो जितना भी इक्वेशंस हम पढ़ेंगे उसमें ज़रूर दिखना ही चाहिए वो। तो वो पैरामीटर है क्या? वो पैरामीटर है फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी किसका? कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, और हमेशा उसी फ्रीक्वेंसी का ही बात होता है। तो मैं ई को ये लिख सकता हूँ कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ज़्यादा बेहतर होगा यदि मैं ई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा लिखूँ। तो ओमेगा जो है हमको हर ईएमएफ इक्वेशंस में दिखना ही चाहिए। अच्छा, यदि मैं फ्लक्स को फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखूं, मतलब पहले जो जितना स्पीड से वो फ्लक्स लिंकेज हो रहा था उस फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए यदि मैं फ्लक्स को भी बढ़ा दूं, तब भी मेरे पास जो है ईएमएफ जो है पहले की तुलना में वो ज़्यादा मिलने वाली है। तो ई जो है मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स लिख देता हूँ। तो कुल मिला के हमें सभी इक्वेशंस में, जितने भी इक्वेशंस हम पढ़ेंगे, वो ईएमएफ इक्वेशंस ओमेगा और फाई के प्रोडक्ट के बराबर होना ही होना चाहिए। उसके साथ हो सकती है कि एक्स्ट्रा कोई टर्म्स आ रही होंगी, लेकिन ये दो टर्म तो ज़रूर के ये प्रेजेंट होंगी उस ईएमएफ इक्वेशंस में। ये तो हो गया नॉर्मल ईएमएफ इक्वेशन का बात। अब यदि हम किसी इंडक्टर का बात करें, यदि मैं एक इंडक्टर का बात करूं, इंडक्टर भी सिंपल एक कॉइल से होता है और इसके इर्द गिर्द में एक वायरिंग करंट फ्लो करवा दूं, तो इस वायरिंग करंट के कारण एक वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है इसमें फ्लक्स का लिंकेज होना चालू हो जाएगा, और क्योंकि ये फ्लक्स चेंज हो रहा है लगातार, इसमें भी हमको एक ईएमएफ दिखने को मिलेगा। तो एसी सर्किट में हम जितना भी इंडक्टर का पार्ट्स पढ़ते हैं उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो इसी कारण से इंड्यूस होता है क्योंकि उसमें करंट जो है लगातार चेंज हो रही है, और उसका करंट के चेंज होने के कारण फ्लक्स भी लगातार चेंज हो रहा है। तो इसमें भी कुल मिला के ईएमएफ इसलिए इंड्यूस हो रहे हैं क्योंकि इसमें फ्लक्स का लिंकेज चेंज हो रहा है। तो क्या हम अगर इसका वोल्टेज का बात करें तो उसमें ओमेगा टर्म साथ क्या आता होगा? तो आंसर है यस, ज़रूर उसमें ओमेगा का टर्म आता है। और उसको हम इक्वेशन से देख भी सकते हैं कि जैसे हम ओम्स लॉ के थ्रू ये पढ़ते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, तो सेम जो है अगर मैं इंडक्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज का बात करूं तो उसमें I इंटू एल तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें जो है एक पैरामीटर अभी मिस हो रहा है। वो पैरामीटर क्या है? वो पैरामीटर वो है कि जितना भी तेज़ी से फ्लक्स का लिंकेज होगा उतना ही तेज़ी से मुझे वोल्टेज भी मिलना चाहिए। तो वो ऐसा पैरामीटर क्या है? वो पैरामीटर है ओमेगा का। अब ये इक्वेशन एकदम सेटिस्फाई हो रहा है और कंप्लीट भी है कि सही बात है
कि वोल्टेज जो है इंडक्टर के अक्रॉस वो होता है ओमेगा इंटू आई इंटू एल, या इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं एसी सर्किट के अनुसार कि आई इंटू एक्सएल होता है, जो कि एक्सएल जो है ओमेगा इंटू एल के बराबर ही होता है। उसी को मैं दूसरे नज़रिए से देखूं तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि फ्लक्स के चेंज को हम दर्शाना है तो उसके कारण से ओमेगा आता है। ये ओमेगा जो है हम डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं एल डी आई बाई डी टी से, लेकिन इसको अगर समझने के तौर पे ये देखा जाए तो इसमें भी हमको सेम ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर मैं किसी कपल्ड कॉइल का बात करूं, एक कॉइल है और एक दूसरी कॉइल है। अब मैं अगर इसमें करंट फ्लो करा रहा हूं तो इसके कारण भी इस कॉइल में इर्द गिर्द इसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी। उसमें से कुछ हिस्सा जो है फ्लक्स का इस दूसरे वाले कॉइल में भी लिंक करेगा। तो क्या ये इसमें भी इस करंट के कारण वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि ये भी फ्लक्स लगातार चेंज हुए जा रहा है। तो आंसर है यस, ज़रूर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसका अगर हम मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर मुझे नोन है तो क्या मैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था उसको मैं इस टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? तो आंसर है यस, ज़रूर मैं लिख सकता हूँ। V अक्रॉस M जो है, अच्छा अब क्योंकि जो है इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो प्राइमरी के करंट के कारण हुआ है, तो मैं अपना ये इक्वेशन जो लिखूंगा उसमें प्राइमरी का करंट कंसिडर करूंगा, ना कि सेकेंडरी का। सेकेंडरी में करंट फ्लो भी नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे इस इक्वेशन सेकेंडरी के कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस का इक्वेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? M इंटू I1 जो कि प्राइमरी का करंट है, लेकिन इसमें अब एक टर्म मिस हो रहा है। वो टर्म क्या है? वो टर्म है ओमेगा का। और यही आप इक्वेशन अगर एम डी आई बाई डी टी से भी निकालेंगे तो सेम ही यही इक्वेशन पे आप अप्रोच करेंगे। और इसको इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं कि फ्लक्स लिंकेज के फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं कि ये जितना ही तेज होगा उतना ही तेज मुझे ईएमएफ इंड्यूस मिलने वाला है। अच्छा, ये चेंज क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी कॉइल के अक्रॉस जो चेंज हो रहा है दोनों के बीच में फ्लक्स और कॉइल का, वो फ्रीक्वेंसी को ये दर्शा रहा है। अगर मैं कॉइल को भी मैं अगर मूव कराना चालू कर दूं तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी का मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि हम इंडक्शन मोटर में करते भी हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के थ्रू हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं एक ट्रांसफार्मर का एग्जांपल लूँ, कोई मेरे पास ट्रांसफार्मर है जिसको पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर है जो कि 100 kVA रेटिंग का है, उसका फ्रीक्वेंसी है F, फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स है 5M। ट्रांसफार्मर के केस में हम 5M को कंसिडर करते हैं, वो आगे का पार्ट होगा, लेकिन अभी मेरा जो मेन फोकस है वो ईएमएफ इंड्यूस के है। तो इसको अपन ध्यान नहीं देते हैं, फ्लक्स 5M है या जो भी है, इसका फ्लक्स है 5M और उसका रेटेड वोल्टेज है V। केस 2 में अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर का जो है फ्लक्स को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ और फ्रीक्वेंसी को पहले की तुलना में मैं बढ़ा दे रहा हूँ। जैसे कि अगर ये 50 हर्ट्ज था तो ये अभी 100 हर्ट्ज हो गया है। तो इस केस में मेरे को केवीए रेटिंग क्या मिलेगा? तो केवीए रेटिंग कैसे निकाला जाए कि अभी इस डिस्कशन से हमको ये पता चल चुका है कि यदि मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे पास वोल्टेज जो इंड्यूस होने वाला है कॉइल्स के अक्रॉस वो भी डबल मिलने ही वाला है। तो यदि मेरा फ्लक्स कांस्टेंट है तो वोल्टेज को मैं अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दूँ एफ के, तो इस इक्वेशन से जो मुझे दूसरे केस में जो वोल्टेज मिलेगा वो पहले की तुलना में डबल मिल जाएगा, क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी डबल हो चुका है। अच्छा, इन दोनों ही केस में मैंने ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग को नहीं छेड़ा है, मतलब इसका पहले के केस में जो रेटेड जो करंट होगा, जितना वो करंट झेल सकता था, हो सकता है वो 100 एम्पियर का होगा, उतना ही करंट जो है सेकंड केस में भी उतना ही करंट वो झेल सकेगा, क्योंकि मैं वाइंडिंग को नहीं छेड़ा हूँ। तो करंट जो है, रेटेड करंट जो है वो पहले के केस के जितने बराबर ही होगा।
अब मेरा केवीए रेटिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वाला जो नया वाला जो वोल्टेज है इनटू ये वाला जो नया वाला करंट है, जो कि पहले के करंट के बराबर ही है। तो ये जो मेरे को मिल रहा है वो पहले की तुलना में डबल केवीए मिल रहा है, या पहले अगर केवीए था 100 केवीए तो ये हो जाएगा 200 केवीए। यदि मैं फ्रीक्वेंसी आधा भी कर दूंगा तो भी ये मुझे 50 केवीए मिलेगा। तो या आप दूसरे बुक्स में जो देखते होंगे वो उसमें इस तरह से सॉल्व करता है कि S इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F के फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करता है, जो कि हम इसमें से भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड, जो कि जेई और एई के एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ओमेगा से आप लिंक कर पा रहे होंगे कि वोल्टेज इंड्यूस जो है क्यों ये ज़्यादा या कम होगा। तो इसी से हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है, फ्रेंड्स कि एक कॉइल है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव हो रही है। वो मूव ऐसी हो रही है कि उसके एंगुलर वेलोसिटी जो है 50 पाई रेडियन पर सेकेंड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी जो है 0.05 टेस्ला है। और उस कॉइल जो कॉइल हम बाउंड किए हैं उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो अब क्योंकि जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं कॉइल को चेंज करा रहा हूँ, या किसी कॉइल के अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड की चेंज करा रहा हूँ, तो दोनों ही केस में मुझे जो है ईएमएफ देखने को मिलेगा। तो अभी ये जो केस है वो ऐसा केस है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल चेंज करा रहा हूँ, तो उस कॉइल का ईएमएफ जो है मुझे निकालना है। सारी डिटेल्स इसमें दे चुकी हैं। अब इस क्वेश्चंस में आगे बढ़ने के पहले मैं एक ईएमएफ इक्वेशंस आपके सामने डिराइव करना चाह रहा हूँ। इसमें ये ऐसा ही एक मशीन का क्रॉस सेक्शन व्यू है, जिसमें कि एक कॉइल रखा हुआ है जो कि 1 टन का ही मैं लिया हूँ, 1 टन का ही लिया हूँ, और उसमें मैं एक सेलिएंट पोल लिया हूँ। तो इसमें कॉइल जो है स्टेशनरी है, और ये जो मैग्नेट है ये फ्री टू मूव है, ये मैग्नेट रोटेट कर रहा है। अब इस केस में भी सेम वही हो रहा है कि कॉइल के अक्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड का लिंकेज जो है चेंज हो रहा है। अच्छा, और ये कॉइल का एक्सिस ले लिया हूँ फ्रेंड्स मैं, ये वाला जो एक्सिस है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस है। दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। अच्छा, क्योंकि ये कॉइल जो है लगातार मूव हो रहा है, उस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा आर इंटू टी, क्योंकि टाइम 0 पे इन दोनों का एंगल जो है 0 था, और ये किसी भी एक टाइम पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच चुका होगा, और इसका घूमने का अपना एक गति का एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास है ओमेगा आर। तो किसी भी टाइम पे अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ उसको मैं ओमेगा आर इंटू टी लिख सकता हूँ। इसी से हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मैं कॉइल्स के इर्द गिर्द देखूं, ये कॉइल है और ये फ्लक्स है। इस इंस्टेंट पे अगर मैं इस दो कंपोनेंट्स में तोड़ूं तो ये मिलेगा मुझे फाई एक्स, और एक कंपोनेंट मिलेगा मुझे फाई वाई का। ओके, ये कॉइल हो गया। तो इसमें देखने वाली बात ये है, तो फ्लक्स का वो कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल में है, उसी कंपोनेंट के कारण जो है मेरा फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। इस वाई कंपोनेंट में अगर मैं चेंज कराऊं तो इसमें फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा। इस फ्लक्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, इसी कंपोनेंट के कारण जो है मेरे पास इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। तो फ्लक्स लिंकेज अगर मैं लिखूं, साई इज इक्वल टू फाई कॉस ऑफ, इन दोनों के बीच में था एंगल थीटा, कॉस ऑफ थीटा। ये आप समझ पा रहे होंगे मेरे इस एक्सप्लेनेशन को कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ही क्यों ले रहा हूँ। अच्छा, ये तो ये हो गया 1 टन का बात। अगर मेरे पास इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, वो होगा n इंटू फाई इंटू कॉस ऑफ थीटा।
इस थीटा को मैं ओमेगा इंटू टी भी लिख सकता हूँ, एन इंटू फाइव इंटू कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी। ये आप समझ पा रहे होंगे। अब जो है फैराडे लॉ हमको क्या बताता है कि E इज इक्वल टू डी साई बाई डी टी के बराबर होता है। अगर मैं नेगेटिव वे ले लूँ लेंस लॉ के कारण, तो E का मैग्नीट्यूड जो है मुझे माइनस डी साई बाई डी टी मिलता है। अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में इसको रख दूँ तो मुझे EMF का इक्वेशन जो है मिल जाने वाला है, माइनस डी बाई डी टी एन इंटू फाइव कॉस ओमेगा टी। अच्छा, इसमें दो फंक्शंस मैं लेता हूँ, फाइव और ये टी का। अब क्योंकि फाइव जो है मेरे कांस्टेंट है, तो ये फाइव के टाइम के हिसाब से ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको भी मैं कांस्टेंट ही ट्रीट करूँगा, ना कि इसको वेरिएंट ट्रीट करूँगा। तो मेरे पास इसमें जो वेरिएबल्स जो है वो केवल कॉस ओमेगा टी है। तो इस हिसाब से मेरे को जो EMF का इक्वेशन मिल रहा है वो n इंटू फाइव इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी मिलेगा। और जो कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन में पहले भी बताया हूँ कि हर इक्वेशन में मुझे फाइव इंटू ओमेगा तो दिखना ही दिखना चाहिए। तो ये आप समझ भी पा रहे होंगे। अच्छा, इस सेम ओमेगा टी को मैं थीटा भी लिख सकता हूँ। ये थीटा कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के बीच में वो एंगल है, ये एंगल। और आप ये समझ भी पा रहे होंगे कि ओमेगा इस इक्वेशन में आना भी चाहिए, जो कि चेंज को दर्शाएगा, है ना। तो अब इस इक्वेशन में अगर देखें तो n इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, ओमेगा मेरे पास है, मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी है और एरिया है, जिसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास फ्लक्स आ जाने वाला है। और इन दोनों के बीच में एक्सिस में जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री का दिया है। तो अगर इसमें सारी डेटास को मैं इस इक्वेशंस में डाल दूँ तो मेरे को जो है इसका आंसर मिल जाने वाला है। तो n का वैल्यू जो है 100 है, इंटू फाइव जो है मैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से निकाल सकता हूँ। अच्छा, ये क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, इसको मीटर में करूँगा तो 10⁻⁻⁴ आएगा, इंटू ओमेगा 50 पाई इंटू, सॉरी ये साइन ऑफ थीटा होगा फ्रेंड्स, डी फाइव बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा होगा, इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। इन सारे इक्वेशंस को रखूँ और इसको मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा π/2, जो कि अपने ऑप्शन में ऑप्शन बी है। और ये क्वेश्चन जो है UPPCL के AE के एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है। और आपको समझ भी आ गया होगा कि मैंने क्यों इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लिया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट मैंने क्यों नहीं लिया। क्योंकि आप मेरे डेमोन्स्ट्रेशन से भी देख सकते हैं, जो कॉइल जो था मेरे, जो सिरिंज के इर्द गिर्द जो कॉइल था, उस कॉइल का अगर एक्सिस ये था तो इसी एक्सिस के अलॉन्ग मैं अगर अपना मैग्नेट का मूवमेंट करा रहा था तो ही मुझे EMF इंड्यूस हो रहा था। अगर इसके मैं परपेंडिकुलर मूव कराता तो मेरे को कोई EMF नहीं दिखने को मिलता। तो हमेशा जो है कॉइल के एक्सिस के अराउंड में अगर मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करूंगा तभी मेरे पास EMF इंड्यूस होगा। इसलिए मैंने जो फ्लक्स लिंकेज जो है कॉस थीटा वाला पैरामीटर लिया है, ना कि मैंने वर्टिकल कॉम्पोनेंट लिया है। तो अच्छा, दूसरा बात यह है कि अगर ये जो EMF इक्वेशन जो आया है, यदि कॉइल स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड मूवेबल है तो ये इक्वेशन तो आएगा ही आएगा। यदि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है और कॉइल मूवेबल है तो उस केस में भी मेरे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और जो कि यही क्वेश्चन का भी कंडीशन था। तो इस इक्वेशन से क्या मैं DC मशीन के इक्वेशन में अप्रोच कर सकता हूँ? तो आंसर है यस, और उसको मैं कर भी दूंगा यदि आप कमेंट्स में अपना राय देंगे तो। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
इस क्वेश्चन में एक कोर है और इसमें एक बाइंडिंग किया हुआ है जिसका भी कि प्राइमरी टर्म्स जो है एनपी है और इसका जो वोल्टेज है वी कॉस ओमेगा टी है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो साइन ओमेगा टी है। अब इस इक्वेशन में मेरे पास आर का रिलेशन मांगा है इस टर्म्स में। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे को आर का वैल्यू निकालना है ये सारे टर्म्स में। अच्छा, ऑप्शंस को देखते हुए मेरे पास दिख रहा है ओमेगा वी आई आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं क्या अप्रोच लगाऊं? ये अप्रोच मैं लगा सकता हूं कि अगर मैं ईएमएफ इंड्यूस से ही जाऊं तो मेरे पास वी और ये ओमेगा का टर्म्स आ जाएगा। तो अगर मेरे को फैराडे लॉ लगाना है तो मेरे पास होना चाहिए फ्लक्स लिंकेज, और फ्लक्स लिंकेज के लिए मेरे पास होना चाहिए फ्लक्स। तो फ्लक्स जो होता है एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस होता है। ये एमएमएफ जो है एन पी इंटू आई पी लिख सकता हूँ, जो कि आई साइन ओमेगा टी है, अपॉन रिलेक्टेंस जो है इसका जो मीन पाथ जो दिया है वो एल है। सॉरी, इसका जो मीन पाथ होगा वो 2 पाई आर होगा। ये एल अपॉन म्यू ए लिख देता हूँ मैं। तो फ्लक्स जो है एन पी इंटू इसका अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ आई साइन ओमेगा टी इंटू म्यू ए डिवाइडेड बाई ये जो मीन पाथ आएगा वो 2 पाई आर के बराबर आएगा। तो 2 पाई आर। अब इसी से मैं अगर फ्लक्स लिंकेज का बात करूं तो मेरे को इसमें n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्योंकि मैं इसमें n मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि मैं इस इक्वेशन को डी बाई डी टी करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा फैराडे लॉ के अनुसार डी साई बाई डी टी, तो मुझे एक वोल्टेज का टर्म मिल सकता है जो कि ये इसमें प्राइमरी में अप्लाई किए हैं हम। ये आप समझ पा रहे होंगे मेरा तर्क को। तो यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास वीपी मिलेगा। प्राइमरी का टर्न्स कांस्टेंट है, इसका ये जो पीक वैल्यू है ये भी कांस्टेंट है, ये सारे ही चीज़ कांस्टेंट है, केवल ये वेरिएबल है। तो केवल इसी का ही डिफरेंशिएशन होगा। तो एन पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर आई म्यू ए, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। और क्योंकि हम डिफरेंशिएशन किए हैं तो एक ओमेगा भी टर्म आ जाएगा, जो कि सही भी है। ओमेगा आना ही चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कशन किया है। अच्छा, इस वी पी का वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है वी कॉस ओमेगा टी एन पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर आई म्यू ए ओमेगा, और ये कॉस ओमेगा टी, जो कि ये कट भी सकता है। अब इस इक्वेशन से अगर मैं आर निकालूं, या आर को इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, और यदि मैं आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए का वैल्यू जो है, जो क्रॉस सेक्शन ए का वैल्यू जो है, यदि मैं पाई आर स्क्वायर रख दूं तो ये इक्वेशन जो फाइनली जो मुझे मिलेगा ये मेरे ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, जो कि यही सही आंसर है। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड। इस क्वेश्चन में एक कॉइल है जो कि है 200 टन्स का, और एक और कॉइल है जो कि 400 टन्स का है। वो ऐसे प्लेस्ड है कि अगर मैं 2 एम्पियर का करंट इस एक्स वाले कॉइल से गुजारूं तो उसमें जो फ्लक्स होगा उसका केवल 80% हिस्सा जो है कॉइल वाई से लिंक करेगा। तो मुझे इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन में जाने के पहले फ्रेंड्स, मैं इंडक्टेंस का एक पार्ट को आपके सामने रखना चाहूँगा कि इंडक्टेंस हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि फैराडे लॉ हमको बताता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है किसी भी कॉइल में वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। यदि मैं इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को एक चेंज ऑफ करंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मेरा जो ये वाला पार्ट जो है
इसी को मैं सेल्फ इंडक्टेंस बोलता हूँ। E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, यानी कि जो है यदि मैं L को मैं लिखना चाहूँ वो मैं लिख सकता हूँ डेल ऑफ साई ओवर डेल ऑफ आई। और यदि ये चेंज अगर लीनियर है, यदि इसका स्लोप अगर कांस्टेंट है, तो इसको मैं साई बाई आई भी लिख सकता हूँ। यानी कि मैं जो है अगर फ्लक्स लिंकेज निकालना है किसी कॉइल का क्रॉस, तो उसको डायरेक्टली मैं इंडक्टेंस और करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिख सकता हूँ। सेम इक्वेशन जो है मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू एम डी ऑफ करंट इन अनदर कॉइल। अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सेकेंडरी में कोई ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो मैं करंट जो लूँगा वो प्राइमरी का लूँगा, मतलब पहली कॉइल से गुजरती हुई करंट को लूँगा। और यदि मुझे सेकेंडरी का फ्लक्स लिंकेज निकालना है, तो मैं इसका फ्लक्स लिंकेज कैसे निकालूंगा? ई साई इन सेकेंडरी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन प्राइमरी। ये आपको समझ में आ रहा होगा शायद इस इक्वेशन से। तो यदि मैं इसी इक्वेशन को कंसिडर करूं, तो 200 टन्स का जो कॉइल है, इसमें 2 एम्पियर करंट गुजारने से 0.2 मिली वेबर का फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और जिसका जो है 80% हिस्सा जो है अपने कॉइल वाई से लिंक कर रहा है। तो मैं अगर फ्लक्स लिंकेज निकालूं, तो फ्लक्स लिंकेज क्या सेकेंडरी का अक्रॉस अगर फ्लक्स लिंकेज निकालूं, तो उसमें कैसे निकाल सकता हूं? फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंडरी वो होगा सेकेंडरी के अक्रॉस का टन्स, मतलब कि जो 400 टन्स है, इनटू इससे गुजरती हुई फ्लक्स। अब उससे गुजरती हुई फ्लक्स कितनी है? वो है 80% हिस्सा 0.2 मिली वेबर का, मतलब 0.8 इंटू 0.2 मिली वेबर। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं, तो 2 पॉइंट है, ये कट जाएगा, 64 मिली इसका वेबर टन जो है फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। अब इसी फ्लक्स लिंकेज को मैं m इंटू करंट इन प्राइमरी भी लिख सकता हूँ। अब ये करंट मुझे नोन है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका निकाल सकता हूँ। तो 64 मिली 10⁻³ डिवाइडेड बाई करंट कितना फ्लो हो रहा था? 2 एम्पियर का, मतलब ये 32 मिली हेनरी इसका आंसर होगा। यही इसका करेक्ट आंसर है, और ये आपको शायद इस इक्वेशन से समझ में भी आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ईएमएफ का इक्वेशंस का कुछ पार्ट, जिसमें से कुछ पैरामीटर्स हमसे मिस भी हो जाते हैं, और आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। इसमें से हम एक और इसका ब्यूटीफुल इंसाइट इसका देख सकते हैं कि फ्लक्स जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा था, ईएमएफ इसका जो इक्वेशन आया था n phi ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो और इसको हम कैसे डिराइव किए थे कि रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर था। तो इसका अगर मैं यूनिट देखूं, ये आएगा वेबर टन पर सेकेंड, नंबर ऑफ टन इनटू फ्लक्स, जो कि वेबर टन हो जाएगा, और ये डिवाइड में सेकेंड है तो सेकेंड। तो क्या ये यूनिट मुझे इस इक्वेशन में भी दिखेगा? क्योंकि इसी इक्वेशन से जो है मैं इस इक्वेशन तक पहुंचा हूं, तो इस इक्वेशन में भी जो है मुझे वेबर टन पर सेकंड का एक पैरामीटर दिखना चाहिए। तो क्या वो दिखता है? तो ये दिखता है फ्रेंड्स, जो कि जो है मैं अगर ध्यान से देखूं, तो ये वाला पैरामीटर जो है ये मुझे दे रहा है फ्लक्स लिंकेज, और मैं अगर ओमेगा को ध्यान से देखूं, तो ये डिवाइडेड बाय टाइम का
फैक्टर इसमें ऐड कर रहा है। मतलब जो है ये d5/d3 से अगर मैं इस इक्वेशन में जा रहा हूँ, मतलब जो फाइनल इक्वेशन जो मिला है मुझे, उसमें भी d5/dt मुझे दिखना चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यदि मैं इंडक्टेंस का बात करूँ, इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो मुझे मिलता है ओमेगा L इंटू आई। क्या इसमें मुझे d5/dt मिलता है? क्योंकि ये भी अल्टीमेटली हम d/dt से ही पहुंच रहे हैं। तो क्या इसमें मुझे वेबर टन पर सेकंड का यूनिट मुझे दिखेगा? तो आंसर है यस, मुझे दिखेगा। क्योंकि इस इक्वेशन से आप देख पा रहे होंगे कि मुझे अगर फ्लक्स लिंकेज निकालना है तो वो निकलता है मेरा इंडक्टेंस और करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। मतलब ये वाला जो टर्म जो दिख रहा है मुझे, ये होगा फ्लक्स लिंकेज के बराबर, फ्लक्स लिंकेज। और ये वाला जो टर्म है इसमें डिवाइडेड बाई टाइम का फैक्टर इसमें ऐड कर रहा होगा। तो आई होप आपको ये d5/dt का एक देखने का नज़रिया हमारे फाइनल इक्वेशन में भी देखने को आपको मिल रहा होगा, और जो कि आपको एक समझ भी पैदा करेगा आपके माइंड में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ओवरऑल लेक्चर। यदि आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर तो ज़रूर इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।